हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिज़िक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट क्विज़ होगा वो ग्रेविटेशन के ऊपर होगा। तो ग्रेविटेशन से ही हमारा फर्स्ट क्विज़ है और आई होप आप लोग पढ़ के आए होंगे। अपने नोटबुक और पेन के साथ तैयार रहिए, अपने स्कोर के लिए भी और जो इसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी उसके लिए भी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्विज़। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सैटेलाइट इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। यानी कि एक सैटेलाइट जो कि इलिप्टिक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए इनमें से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ध्यान रखिए, कांस्टेंट नहीं रहेगी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी एरियल वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी all of these. And your time starts now. Time up. And the right answer is momentum. ये एक ऐसी क्वांटिटी है बेटा जो इलिप्टिक ऑर्बिट में मूव करते हुए सैटेलाइट के लिए कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द मोशन ऑफ द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। यानी कि जो प्लैनेट की मोशन सोलर सिस्टम में होती है वो किस क्वांटिटी के कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मास, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी एंगुलर मोमेंटम एंड ऑप्शन डी काइनेटिक एनर्जी। और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। देखिए जरा राइट आंसर क्या है। द राइट आंसर इज सी एंगुलर मोमेंटम। वेरी गुड, आप में से कईयों ने सही जवाब दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। देखिए इसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। हमें पता है केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द लाइन जॉइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आपका केपलर का सेकंड लॉ है कि किसी प्लैनेट को सन से मिलाने वाली जो लाइन होती है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वैप करती है। इसका मतलब अगर मान लिया उसका एंगुलर मोमेंटम एल है और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम, उसका मास है, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, दैट इज एम आर स्केयर ओमेगा। ये कांस्टेंट रहता है। तो डी ए बाई डी टी एरियल वेलोसिटी है, वो एल बाई टू एम के इक्वल भी प्रूव की जा सकती है जो कि एक कांस्टेंट रहेगा। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट इज कंजर्व्ड। ये थोड़ा आप याद रखें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Kepler's law states that square of the time period of any planet moving around the sun in an elliptic orbit of semi-major axis r is directly proportional to। केपलर का लॉ ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट है जो सन के अराउंड इलिप्टिक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसके टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे जो आर है वो उस इलिप्टिक ऑर्बिट की सेमी मेजर एक्सिस है। तो आपको बताना है टी स्केयर इज प्रोपोर्शनल टू विच क्वांटिटी। एंड योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी 1 बाय आर, ऑप्शन सी आर क्यूब एंड ऑप्शन डी 1 बाय आर क्यूब। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। एंड द राइट आंसर इज सी आर क्यूब। टी स्केयर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये आपका थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन है केपलर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 4. The ratio of the mean distances of 3 planets from the sun are 0.5 ratio 1 ratio 1.5. Then the square of the time period are in the ratio of, यानी कि 3 प्लैनेट्स हैं, उनकी जो सन से डिस्टेंसेस हैं उनका रेशियो आपको गिवन है 0.5, 1 एंड 1.5. आपको बताना है कि सन के अराउंड उनके रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा. आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1 रेशियो 4 रेशियो 9, ऑप्शन बी 1 रेशियो 9 रेशियो 4, ऑप्शन सी 1 रेशियो 8 रेशियो 27 एंड ऑप्शन डी 2 रेशियो 1 रेशियो 3. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up. And the right answer is C, 1 रेशियो 8 रेशियो 27. कैसे आया देखिए, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ. केपलर थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टी स्केयर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 क्या हो जाएगा, वो आपको गिवन है 1/2 रेशियो 1 रेशियो 3/2, क्योंकि 0.5 रेशियो 1 रेशियो 1.5 था ना, इसको हमने फ्रैक्शन में कर लिया. और टी स्केयर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, तो T1 स्केयर रेशियो T2 स्केयर रेशियो T3 स्केयर, वो इनका क्यूब कर देंगे हम, तो 1/8 रेशियो 1 रेशियो 27/8. इनका एलसीएम लेंगे 8, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 रेशियो 8 रेशियो 27. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स दैट ऑफ बी. यानी कि जो प्लैनेट ए है उसका सन के अराउंड टाइम पीरियड जो है वो बी वाले के टाइम पीरियड का 8 टाइम्स है. द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ बी फ्रॉम द सन. तो जो डिस्टेंस है ए का वो बी के डिस्टेंस से, किससे, सन से, कितने टाइम्स ज़्यादा होगा. यानी कि जो बी का सन से डिस्टेंस है, ए से सन का डिस्टेंस उसका कितने टाइम्स होगा. योर ऑप्शंस आर ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 2. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up. And the right answer is B, 4 times. कैसे होगा, लेट मी टेल यू. देखिए हमें पता है टी स्केयर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. अभी जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो सारे लगभग इसी से रिलेटेड हैं. तो टी ए गिवन है कि 8 टी बी के इक्वल, तो यहाँ से टी ए बाई टी बी आ गया 8/1. ठीक है. अब हमें यह भी पता है कि टी ए बाई टी बी का जो स्केयर होगा वो आर ए बाई आर बी के क्यूब के बराबर होगा, क्योंकि टी स्केयर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. सारी वैल्यूज रखते हैं, तो 8/1 स्केयर इज इक्वल टू आर ए बाई आर बी क्यूब. अब क्यूब रूट ले लेते हैं, तो 8 का स्केयर का क्यूब रूट वो आ जाएगा 4, क्योंकि 8 का आप स्केयर करेंगे 64, उसका क्यूब रूट करेंगे 4 आ जाएगा. तो आर ए बाई आर बी क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा. यानी कि आर ए इज इक्वल टू 4RB. तो बी प्लैनेट का सन से जितना डिस्टेंस है, ए प्लैनेट का सन से डिस्टेंस उसका 4 गुना होगा. ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. द मास ऑफ ए प्लैनेट इज ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ. एक प्लैनेट का मास अर्थ के मास का ट्वाइस है और डायमीटर जो है वो थ्राइस है. ठीक है. देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट सरफेस इज. तो जी की वैल्यू उस प्लैनेट पे क्या होगी. ठीक है. उसका मास जो है वो अर्थ से डबल है और जो डायमीटर है वो 3 गुना है, तो रेडियस भी 3 गुना होगा. तो आपको नए जी की वैल्यू बतानी है जो उस प्लैनेट के सरफेस पे होगी. आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए g/2, ऑप्शन बी 2g, ऑप्शन सी 2g/9 एंड ऑप्शन डी
3g/√2 and your time starts now. टाइम अप. देखते हैं सही जवाब क्या है. सी 2g/9 इज द राइट आंसर. आप में से कईयों ने निकाला भी है. वेरी गुड. ये एफर्ट्स होते रहने चाहिए. देखिए कैसे सॉल्व हुआ है. देखिए हमें पता है g इज इक्वल टू m बाय आर स्केयर होता है. g प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू g लगा देते हैं. अब मास जो है वो डबल हो रहा है तो 2m कर दो, और r जो है वो 3 टाइम्स हो गया तो 3r का जब स्केयर करोगे तो 9r स्केयर आ जाएगा. तो पहले वाले से अगर कंपेयर करोगे तो नया g डैश इज इक्वल टू 2/9 ऑफ द अर्लियर g. ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स विदाउट चेंजिंग मास, यानी कि हमारी जो अर्थ है वो एकदम से सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, उसका मास नहीं बदलता, टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस. कितनी छोटी हो जाती है? इतनी छोटी कि उसका रेडियस जो है अब वाले रेडियस का हाफ हो जाता है. तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में. और आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए g/2, ऑप्शन बी 4g, ऑप्शन सी g/4 एंड ऑप्शन डी 2g. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. एंड द राइट आंसर इज बी 4g. यानी कि अगर ऐसा हो जाता है तो जो g की वैल्यू है वो 4 गुनी हो जाएगी. कैसे हो जाएगी? बहुत आसान सा कंसेप्ट है. हमें पता है g इज इक्वल टू gm/r स्केयर. अब मास तो सेम रहा, r जो है वो हाफ हो गया तो r/2 स्केयर अपॉन में है तो वो 4 ऊपर आ जाएगा. तो जो नई वैल्यू है वो इसकी 4 गुनी हो जाएगी. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी मेरे ख्याल से नहीं आ रही होगी इसमें. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. द डायमीटर ऑफ टू प्लैनेट आर इन द रेशियो 4:1 and their mean densities are in the ratio 1:2. The acceleration due to gravity on the planet will be in ratio. यानी कि दो प्लानट हैं, उनके डायमीटर्स का रेशियो दे रखा है, उनकी मीन डेंसिटीज़ का रेशियो दे रखा है. आपको बताना है कि उन प्लैनेट्स पे जी की वैल्यूज़ का रेशियो क्या होगा. आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 2:1 एंड ऑप्शन डी 4:1. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up. And the right answer is C 2:1. अब देखिए ये कैसे होता है. हमें पता है g की वैल्यू 4/3 g πr ρ, ये रेडियस और डेंसिटी की टर्म्स में है. तो g1/g2 हो जाएगा. 4/3 पाई g तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम है. तो ये जाएगा ρ1 r1/ρ2 r2. अब डेंसिटीज़ का रेशियो 1:2 है, रेडियस का रेशियो 4:1 है. आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2:1 आ जाएगा. ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ट्रू. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल जी, उसके लिए ट्रू हैं. पहली ऑप्शन दी गई है. ऑप्शन ए इट इज़ अ फोर्स. देन ऑप्शन बी इट हैज़ नो यूनिट. ऑप्शन सी
it has same values in all systems of unit. And option D, it does not depend on the nature of the medium in which the bodies are kept. And your time starts now. Time up. And the right answer is D. It does not depend on the nature of the medium in which the bodies are kept. देखिए G जो है उसे फोर्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस कहेंगे, यानी कि आपको कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी तब उसको फोर्स कहेंगे. जनरली वो फोर्स नहीं है, डेफिनेशन के लिए हम उसे फोर्स कह देते हैं. दूसरा, इट हैज़ नो यूनिट. नहीं, आप जानते हैं उसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर. उसके बाद उसने कहा है कि इट हैज़ सेम वैल्यूज़ इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट. नहीं, ऐसा बहुत कम क्वांटिटीज़ के लिए होता है कि सभी सिस्टम्स में उनकी सेम यूनिट रहे, बल्कि किसी में भी नहीं रहता. इसमें क्या होगा, अगर आप CGS में देखेंगे वैल्यू कुछ और आ जाएगी, SI में वैल्यू कुछ और है, तो सेम वैल्यू ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट में पॉसिबल नहीं है. तो बचा ऑप्शन क्या, डी. ये होता है कि दो बॉडीज़ हैं, उनके बीच में आप कोई भी मीडियम भर देंगे उतना ही G की वैल्यू रहेगी, वो चेंज नहीं होती. इसीलिए उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. द अर्थ इज द सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स. इट वाज स्टेटेड इन, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, सेंटर है. ये किस थ्योरी में कहा गया है? ऑप्शंस आपके सामने. ऑप्शन ए हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, ऑप्शन बी जियोसेंट्रिक थ्योरी, ऑप्शन सी फोटोन थ्योरी, एंड ऑप्शन डी बोहर्स थ्योरी. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up. And the right answer is B, जियोसेंट्रिक थ्योरी. बेटा ये थ्योरी है जो ये कहती है कि जो अर्थ है वो पूरे यूनिवर्स का सेंटर है. हालांकि इस थ्योरी को बाद में नेग्लेक्ट कर दिया गया था, और अभी हम जो फॉलो करते हैं दैट इज़ हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें ये माना जाता है कि अर्थ नहीं, सन इज़ द सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स. उसके बाद फोटोन थ्योरी जो है वो इस बारे में है कि लाइट का एक पार्टिकल नेचर होता है, इस बारे में फोटोन थ्योरी है. और बोहर थ्योरी बताती है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में. तो यहाँ आपका जो कंसर्न्ड आंसर रहेगा वो रहेगा बी, जियोसेंट्रिक थ्योरी. ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. टू बॉल्स ईच ऑफ रेडियस कैपिटल R, इक्वल मास एंड डेंसिटी आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट. देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम प्रोपोर्शनल टू, यानी कि दो बॉडीज जिनकी रेडियस कैपिटल R है, मास और डेंसिटी भी सेम है, वो कॉन्टैक्ट में रखी जाती हैं, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ऑप्शन बी F प्रोपोर्शनल टू R, ऑप्शन सी F प्रोपोर्शनल टू R पावर 4, एंड ऑप्शन डी F प्रोपोर्शनल टू 1/r. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time up. And the right answer is C, F proportional to R raised to the power 4. कैसे आएगा? एक बात ध्यान रखिए, जब मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी का कंसेप्ट इससे जस्ट पिछले क्वेश्चंस से रिलेटेड हो. तो अगर आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं, पहले वाले क्वेश्चंस आप ध्यान दे रहे हैं, तो हो सकता है उसका कंसेप्ट आने वाले क्वेश्चन में यूज़ हो जाए और आप उसे जल्दी से कर पाएँ, जैसा इसमें हुआ है. देखिए, अब मान लिया दो बॉल्स का मास इक्वल है, तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, और डेंसिटी रो है. दोनों के बीच में डिस्टेंस जो हो जाएगा सेंटर टू सेंटर, r एक की रेडियस है, r दूसरे की, तो 2r हो जाएगा. ये स्ट्रक्चर हो जाएगा. ठीक है, अब
फोर्स मान लिया F है, 2r डिस्टेंस पे हैं, तो F इज इक्वल टू जी m1 m, m2 भी m बाय डिस्टेंस 2r स्केयर, तो जी m स्केयर बाय 4r स्केयर। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी का स्केयर बाय 4r स्केयर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर r6 बन जाएगा, नीचे r2 है, तो क्या रह गया, r4 रह गया ना, तो F प्रोपोर्शनल टू r रेज टू द पावर 4। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ is increased by 3 times, then the attraction between the two will, अगर सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है वो 3 गुना कर दिया जाए तो जो उनके बीच में अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन बी डिक्रीज बाय 63%, ऑप्शन सी इंक्रीज बाय 63% एंड ऑप्शन डी डिक्रीज बाय 89%। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up, and the right answer is option D, decrease by 89%। बहुत easy question है। देखिए हमें पता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्केयर होता है। F की वैल्यू तो अगर हम R को चेंज कर दें, 3R कर दें, तो नया F F डैश हो जाता है, दैट इज जी m1 m2 बाई 3R होल स्केयर। तो पहले वाले फोर्स का कितना हो गया, 1/9। अब चेंज कितना आया है, परसेंटेज डिक्रीज इन F, इनिशियल माइनस फाइनल बाय इनिशियल इंटू 100, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो सॉल्व करके आ जाता है 8/9 इंटू 100 यानी कि 89%। ठीक है, सिंपली परसेंटेज एरर का एक क्वेश्चन है ये। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इफ कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ एंड R is its radius, then the ratio of the gravitational acceleration and gravitational constant is, यानी कि स्मॉल g और कैपिटल G, ठीक है, इसका रेशो ऑप्शन ए आर स्केयर बाय एम, ऑप्शन बी एम बाय आर स्केयर, ऑप्शन सी एम आर स्केयर एंड ऑप्शन डी एम बाय आर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up, and the right answer is B, m by r square। देखिए कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है, हमें पता है G इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्केयर, तो करना क्या है, उसको नीचे ले आओ, तो G बाई जी क्या आ जाएगा, m बाय आर स्केयर, क्वाइट सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यूनिट ऑफ द क्वांटिटी G बाई जी, यूनिट निकालनी है G बाई जी की, कितनी हो जाएगी। ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर स्केयर, ऑप्शन बी किलोग्राम बाय मीटर, ऑप्शन सी किलोग्राम बाय मीटर स्केयर एंड ऑप्शन डी मीटर स्केयर बाय किलोग्राम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मीटर स्केयर बाय किलोग्राम। वही जो पहले हमने किया था उसी तरह से आगे बढ़ना है। हमें पता है G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्केयर, तो G बाई जी क्या हो जाएगा, आर स्केयर बाय एम। अब यहाँ ये जो m है स्टूडेंट्स, इसे m को मीटर ले लेते हैं, जबकि ये m मास है, तो इट विल बी आर स्केयर यानी कि डिस्टेंस स्केयर, डिस्टेंस मीटर में होगा तो मीटर स्केयर बाय किलोग्राम, ये इसकी यूनिट आ जाएंगी। हालांकि बिल्कुल पहले से मिलता जुलता क्वेश्चन था, लेकिन मैंने जान के डाला था क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड 4 times एंड इट्स रेडियस बिकम हाफ ऑफ व्हाट इट इज, आवर वेट विल बी, यानी कि अगर अर्थ की डेंसिटी को तो 4 गुना बढ़ा दिया जाए और जो रेडियस है उसको हाफ कर दिया जाए,
तो हमारा वेट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी 4 टाइम्स इट्स प्रेजेंट वैल्यू, जितना अब है उसका 4 गुना। ऑप्शन बी डबल्ड। ऑप्शन सी रिमेन सेम एंड ऑप्शन डी बी हाफ्ड, आधा हो जाएगा। और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। देखें सही जवाब क्या है, एंड द राइट आंसर इज बी डबल्ड, डबल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला है G प्रोपोर्शनल टू रो आर, ये हम पहले कर चुके हैं। तो क्या कहा गया है कि डेंसिटी तो 4 टाइम्स, तो रो को 4 टाइम्स कर दो और R को कर दो हाफ, तो उस 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 रह जाएगा, यानी कि आपका जो G है वो 2 गुना हो जाएगा। और जितना G होगा उतना ही वेट इंक्रीज या डिक्रीज होता है, क्योंकि मास तो सेम रहता है, ठीक है। तो क्योंकि G हाफ हो गया, सॉरी G डबल हो गया, तो वेट भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और ये क्विज आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। शो मी योर स्कोर्स। और इस तरह के क्विज हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो बी कनेक्टेड और अपने फ्रेंड से भी कहिए कि अगर वो अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस रेगुलर क्विज से कनेक्ट हों, दे विल बी बेनिफिटेड, ठीक है। नाउ थैंक यू, एंड एज यू नो, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो वो प्रेस करना इस बार ना भूलें। थैंक यू।